हाँ तो वेलकम क्लास। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र का भाग 4 पार्ट 4। और उसमें हमने पहले तक माउथ, बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस ये कंप्लीट कर दिए थे। और आज शुरू करेंगे स्टमक को। अब स्टमक जो है, और उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, उन नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ईसोफेगस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और ईसोफेगस के बाद स्टमक, अमाशय, जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत के बीच का पार्ट है। मतलब स्टमक की हम जगह बता सकते हैं कि स्टमक जो है वो ईसोफेगस, ग्रास नली और स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य में पाया जाता है। अब स्टमक के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? स्टमक के लिए पहली बात, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंड पार्ट, सबसे ज़्यादा फैला हुआ पार्ट स्टमक है। सेकंड, इसके लिए पहले बता दिया, यह ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। यह उदरीय गुहा अब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड में डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। मतलब एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम उदरीय गुहा के नाम से जानते हैं, लेफ्ट अपर साइड मतलब बाईं तरफ थोड़ा सा ऊपर डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। इसका जो मेन शेप है वो जे शेप का ऑर्गन होता है। किस प्रकार का ऑर्गन है? ये एक जे शेप का ऑर्गन है। खाली स्टमक मतलब जो आपका एम्प्टी स्टमक है, ऑब्लिक पोजीशन में होता है। ऑब्लिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा, मतलब ऑब्लिक पोजीशन मतलब जब खाली स्टमक होगा वो थोड़ा सा तिरछा होगा। और इसको जैसे हम भरते हैं, भरने के बाद इसकी स्थिति थोड़ी सीधी हो जाती है। अब स्टमक के जो डायग्राम है, उस डायग्राम को हम नोट्स में भी प्रिपेयर करेंगे। डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है और डायग्राम को पूरा समझेंगे। जो इसका ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका ईसोफेगस से, जो हमने कहा था कि ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, तो सबसे ऊपर का पार्ट जो किससे जुड़ा हुआ है? ईसोफेगस से। ईसोफेगस के बाद में जो इसका फर्स्ट पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। तो ईसोफेगस के बाद जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक पार्ट। और जो ऊपर ये उभरा हुआ पार्ट है, जो डोम शेप्ड पार्ट है, इसको हम बोलेंगे इसका फंडस पार्ट। फंडस पार्ट के बाद इसका तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पाइलोरिक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। मतलब जो लास्ट आने वाला पार्ट ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे जुड़ने वाले पार्ट को हम बोलते हैं पाइलोरिक। एक फोर्थ पार्ट को हम नोट डाउन करेंगे, जिस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। ये स्टमक की बॉडी है, अमाशय की बॉडी या काया कहते हैं। अब यहाँ पर हमें दो स्फिंक्टर भी लिखे हैं। स्फिंक्टर मतलब अवरोधनी। पहला ईसोफेगस और कार्डियक पार्ट के बीच जो अवरोधनी है उसको कार्डियक स्फिंक्टर, और इंटेस्टाइन मतलब आपकी छोटी आंत का पार्ट डुओडेनम और स्टमक के बीच में पाए जाने वाला पार्ट, या पाइलोरिक पार्ट के बीच में पाए जाने वाला अवरोधनी या स्फिंक्टर, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या कर रहा है? स्टमक कंटेन फॉलोइंग पार्ट। स्टमक में मुख्य भाग पाए जाते हैं। पहला कार्डियक जो ऊपर बताया, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी पार्ट और तीसरा पाइलोरस, जिसके लिए ऊपर बता दिया गया है। अब इसके आगे क्या है? स्टमक में मतलब अमाशय में दो इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं, दो अवरोधियाँ पाई जाती हैं। इनको हम वाल्व के नाम से भी जानते हैं, वो बता सकते हैं। जैसे पहला कार्डियक एंड सेकेंड पाइलोरिक। और इसके लिए हमने पहले बता दिया, जो कार्डियक है वो ईसोफेगस मतलब ग्रास नली और कार्डियक पार्ट के बीच में पाया जाता है। और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और पाइलोरस एरिया या रीजन के बीच में पाया जाता है। तो वो हम बता सकते हैं कि ये स्फिंक्टर कहाँ मिलेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ मिलेगा, तो दोनों के लिए हम बता सकते हैं।
एक छोटी सी बात को नोट करेंगे, खाली मतलब एम्प्टी स्टमक में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, मतलब कुछ उभार पाए जाते हैं, कुछ झुर्रियाँ पाई जाती हैं जिनको हम रिंकल्स बोलते हैं। वो रिंकल्स पाए जाते हैं जब भी हम स्टमक को भर देते हैं, मतलब इसमें जैसे ही खाना पहुंच जाता है तो ये उभार अपने आप से ख़त्म हो जाते हैं। और एक जनरल नॉलेज की छोटी सी बात, अगर ये उभार मिलना बंद हो जाए, अगर खाली स्टमक में ये उभार ना मिले, उस कंडीशन में स्टमक कैंसर की शुरुआत कर देते हैं, उस कंडीशन को स्टमक कैंसर की शुरुआत कर देते हैं। तो ये तो एक छोटी सी जीके की बात थी। हमें नोट्स के अंदर केवल इतना सा नोट करना है कि खाली स्टमक में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक लेगी बोलते हैं, गैस्ट्रिक लेगी, या इन्हें जठर झुर्रियों के नाम से जानते हैं, जो भर जाने के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है। मेन वर्किंग जो स्टमक की रहेगी वो क्या क्या, फर्स्ट ये मैकेनिकल च्यूरिंग का काम करता है, मतलब यांत्रिक रूप से भोजन को मथ देता है। जो इसके अंदर एंजाइम होते हैं, जो इसके अंदर जूसेज होते हैं, उन जूसेज और एंजाइम के साथ या जो एसिड मिलता है उसको खाने को अच्छी तरह मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद दूसरा काम केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ फूड या भोजन का केमिकल डाइजेशन मतलब रासायनिक पाचन भी शुरू हो जाएगा। तो ये स्टमक का ऊपर का पार्ट, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्टमक के हमने 4 पार्ट किए थे, उन 4 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट कार्डियक। कार्डियक के लिए हम क्या क्या लिखेंगे, ये हार्ट के पास होता है, इसी वजह से इसको कार्डियक बोलते हैं, क्योंकि किसके पास होगा, हार्ट के पास होगा, हार्ट रीजन के पास होने की वजह से इसको कार्डियक के नाम से जानते हैं। दूसरा भी बता दिया, ये ईसोफेगस से जुड़ा रहता है, यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, तो ये हम लिख सकते हैं कार्डियक पार्ट के लिए। सेकेंड फंडस, ये कार्डियक पार्ट के ऊपर की ओर किस तरफ होगा, यह कार्डियक पार्ट के ऊपर की ओर स्थित होता है। यहाँ एयर और गैसेज होती है। यह स्टमक का मध्य, मुख्य और डोम शेप रीजन है, मध्य, मुख्य और डोम शेप रीजन है। तीसरा नंबर पाइलोरिक, यह स्टमक का अंतिम और पोस्टीरियर पार्ट है, लास्ट अंतिम और पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर का मतलब जिसे हम पश्चे कह सकते हैं। इसमें 3 भाग बताए गए, पहला पाइलोरिक एंट्रम, दूसरा पाइलोरिक कैनाल और तीसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन कौन सा, ये यहाँ का पार्ट जो है डायग्राम में देखेंगे, ये जो यहाँ का पार्ट है इसको तो हम फर्स्ट पार्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हमने बोला पाइलोरिक एंट्रम, मतलब जो पाइलोरिक रीजन की शुरुआत है उसको बोल सकते हैं। सेकंड पार्ट जो नली के रूप में आगे निकलता है उसके हम बोल देंगे सेकंड पार्ट, जो पाइलोरिक कैनाल। थर्ड पार्ट जो है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर तीसरे पार्ट के नाम से जानते हैं। तो इन 3 पार्ट को डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। अब यहाँ एक छोटी सी बात रह गई है, जो हमने पीछे स्फिंक्टर पढ़े थे, एक स्फिंक्टर ये, एक स्फिंक्टर ये, 2 स्फिंक्टर है, पहला और दूसरा। ये स्फिंक्टर क्या काम आते हैं, काम स्फिंक्टर का ये रहेगा कि ये खाने के बैकफ्लो को, मतलब जो खाना आमाशय में आ चुका है उसको वापस ईसोफेगस में जाने से रोकेंगे, और दूसरा यह खाने को वापस जो ग्रहणी में निकल चुका है उसको वापस आमाशय में आने से रोकेंगे, मतलब अवरोधनी का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे। अब इसके बाद स्टमक में जो मेन काम है वो क्या क्या, स्टमक में फूड 4 से 5 घंटे तक स्टोर रह सकता है, मतलब संग्रहित यहाँ पर कितनी देर तक रहेगा, 4 से 5 घंटे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाने में एक बार से दूसरे बार के खाने में कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फूड वैसे का वैसे ही रहता है। इसके बाद में क्योंकि यहाँ पर स्टमक में इसका डाइजेशन चलता रहता है। उसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ भोजन को मिक्स होकर जब बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम के नाम से बोलते हैं। मतलब जब स्टमक में, आमाशय में जब भोजन विभिन्न प्रकार के रसों के साथ मिक्स हो जाता है, उनका पाचन शुरू हो जाता है, और पाचन के बाद जब आगे जाने की स्थिति में आ जाता है तो उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, काइम। इससे पहले हमने एक छोटी सी बात बताई थी, जब फूड आपका कहाँ पर था, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में जब फूड था उस समय हमने फूड का नाम दिया था बोलस। यहाँ के फूड को क्या नाम देंगे, काइम के नाम से जान लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और यहाँ का जो पीएच है वो किस प्रकार का रहेगा, अम्लीय प्रकार का। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ का जो पीएच है 1.5 से लेकर 1.8 तक रहता है।
प्रोटीन जो है उसका पहला डाइजेशन मतलब पहला पाचन कहाँ पर शुरू हो जाएगा, वो अमाशय में ही शुरू होता है। और कौन कौन से एंजाइम के द्वारा, वह पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से डाइजेशन को हमें अमाशय के जो भाग है उनको हमें समझना है। और अमाशय में पाचन किस प्रकार से होगा, वो हम भोजन का पाचन जो होगा उसके कंप्लीट टॉपिक को एक साथ करेंगे, जो मुंह से शुरू होकर अंतिम तक पहुंचेगा। फिलहाल हम इनके जो ऑर्गन है, इनके जो अंग है, उनको एक एक करके समझेंगे। ऑर्गन को समझने के बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्टमक के बाद हमें पता है कि आगे आने वाला पार्ट आपका छोटी आंत होगा, तो हम पहले छोटी आंत को समझेंगे, फिर बड़ी आंत को समझेंगे, फिर उससे संबंधित ग्रंथियों को, हमने ग्रंथियां सारी छोड़ दी है। जो अमाशय में आपकी मुख्य ग्रंथियां पाई जाती है, जिन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियाँ। इन जठर ग्रंथियों जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी हमने नहीं पढ़ा है, तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी पढ़ेंगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड को पढ़ने के बाद हम आगे की शुरुआत करेंगे। जो वो आपका डाइजेशन बचता है, उस डाइजेशन को कंप्लीट करना है। तो नोट्स को आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे, जो नोट्स आप ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। और आज की क्लास में मैंने कोशिश की है कि आप के लिए लगभग मैंने लिखने की कोशिश की है, तो आप इसको पूरा तैयार करेंगे। और जो कुछ आप जानते खुद से उन चीज़ों को भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे। और अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई प्रॉब्लम है तो या तो अपने इस जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिखकर बता सकता है, या अपने व्हाट्सएप पे लिखकर बता सकता है कि या तो उन्हें जो इंग्लिश वर्ड है वो नहीं समझ में आ रहा हो, या हिंदी वर्ड है वो नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो लिखकर बता सकता है। और बाकी मैं हिंदी मीडियम के लिए कह सकता हूँ कि अगर वो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और आज के सेक्शन में एक छोटा सा नोट मैंने ऊपर ये छोड़ा था क्या, कि इन रूमिनेंट एनिमल्स, जो ऐसे प्राणी जिनके अंदर रूमेन पाया जाता है, जैसे काऊ, बफेलो, कंपाउंड स्टमक पाया जाता है। इनमें कौन सा स्टमक पाया जाता है, कंपाउंड स्टमक। और कंपाउंड स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट है। फर्स्ट इनका रूमेन, क्योंकि रूमिनेंट बोला है तो इसमें सबसे पहला पार्ट रूमेन, फिर दूसरा रेटिकुलम, फिर ओएसम, फिर उसके बाद एबोमेसम के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पर 4 पार्ट क्यों, क्योंकि ये जो प्राणी है वो सेल्यूलोज को पचाते हैं, सेल्यूलोज को पचाते हैं। अब सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो हम इंसानों में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए हम सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते। और इनमें पचाने के लिए जो एबोमेसम और रूमेन है, यहाँ पर सेल्यूलेज एंजाइम की उपस्थिति होती है। इस वजह से इसके 4 पार्ट होते हैं और ये सेल्यूलोज को आसानी से पचा पाते हैं। तो आज की क्लास को आप पूरा ढंग से कंप्लीट करेंगे और बाकी क्लास आगे देखते रहेंगे। तो आप तैयारी थोड़ा ढंग से करें और नोट्स को थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करें। बाकी की अगली क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।